स्वागत है सभी का द्रोणाचार्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं हिमांशु कश्यप। जैसा कि हमने कल क्लास ली थी, जब कल 13वीं क्लास थी हमारी, जिसमें हमने 13वीं क्लास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था। जिसमें हमने पहले पार्ट में आपको जीन पियाजे के बारे में, दूसरे पार्ट में हमने वाइगोत्स्की के बारे में बताया था। तो अगर आपने वो दोनों लेक्चर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि कल के दोनों लेक्चर को और आज के लेक्चर को अगर मिला के देखा जाए तो 3 से 4 नंबर को या 3 से 4 नंबर के जो प्रश्न होंगे इसी चैप्टर से आएंगे। तो कल हमने पियाजे के बारे में बात की थी, साथ में वाइगोत्स्की के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे कोहल वर्ग के बारे में और कोहल वर्ग के सिद्धांत के बारे में, जो जिन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। इससे पहले अगर आपने लाइक नहीं किया होगा, सब्सक्राइब नहीं किया हो, ज़रूर करें, साथ में दोस्तों को शेयर भी करें। तो बढ़ते हैं हम नैतिक विकास की ओर। तो नैतिक विकास क्या होता है कि मान लीजिए एक बालक का नैतिक विकास हो रहा है। तो नैतिक विकास क्या तात्पर्य है कि वह निर्णय ले सके कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये नैतिक विकास होता है। जैसे कि बेरो ने भी कहा हुआ है, नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। पहले क्या होता है, बच्चा छोटा होता है तो सोचता नहीं, जानता नहीं है कि क्या चीज़ें सही है, क्या चीज़ें गलत है। बस वो दूसरों के द्वारा बताई गई चीज़ों को फॉलो करता है कि हाँ, उन्होंने बताया है तो हमें करना है, वरना क्या है, नहीं करना है। तो धीरे धीरे क्या होता है, बच्चे की जब उम्र बढ़ती है, चीज़ों को जानने लगता है, तो उसका नैतिक विकास भी धीरे धीरे बढ़ने लगता है। तो ये होता है नैतिक विकास के बारे में। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे हम जानेंगे कोहल वर्ग के नैतिक विकास के बारे में। तो बात करते हैं कोहल वर्ग की। तो कोहल वर्ग से पहले नैतिक विकास के बारे में जीन पियाजे ने एक छोटा सा विकास दिया था, छोटा सा सिद्धांत दिया था, जिसको बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं क्योंकि ज़्यादा वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ पे हम बात नहीं करेंगे। लेकिन उसी सिद्धांत के सहारे कोहल वर्ग ने एक अपना खुद का सिद्धांत दिया, क्योंकि उनका सिद्धांत ज़्यादा चल नहीं पाया। बताएंगे क्या कारण था उनका सिद्धांत का असफलता के। तो जो संज्ञात्मक विकास था वो काफ़ी आगे बढ़कर आया, लेकिन जो जीन पियाजे का नैतिक विकास था वो ज़्यादा चलकर आगे नहीं आ पाया। तो कोहल वर्ग ने क्या किया, कोहल वर्ग ने जीन पियाजे के नैतिक विकास को समझा और परखा और उसको परिष्कृत किया। उसके बाद कोहल वर्ग ने एक अध्ययन किया। तो कोहल वर्ग ने एक कहानी का अध्ययन किया और एक कहानी इस प्रकार थी, छोटी सी कहानी सुनिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। अगर आप इसको सुनेंगे तो आपका जो नैतिक विकास का सिद्धांत है आप काफ़ी अच्छे से समझ जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। यूरोप में एक हिंज नाम का व्यक्ति था। उसका नाम क्या था, हिंज नाम का एक व्यक्ति था। उसकी पत्नी क्या थी, काफ़ी बीमार थी। उसकी बीमारी के लिए जो दवाइयाँ चाहिए थी वह केवल एक ही दुकान पर मिल रही थी, जिसके कारण वह दुकानदार उससे मनचाहे मूल्य मांग रहा था। मतलब दवाइयाँ तो सस्ती थी, लेकिन जो दुकान थी एक ही थी जहाँ पे दवाई मिलती थी, काफ़ी वो महंगी दे रहा था। और जो हिंज था काफ़ी निर्धन था। तो उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो दुकानदार को पैसे दे और अपनी पत्नी की जान को बचा सके। अतः वह रात को चोरी कर लेता है और उस दवाई से अपनी पत्नी की जान बचा लेता है। अब कोहल वर्ग सोचता है कि अगर वह जीन पियाजे के अनुसार देखे तो उसकी खुद की इच्छा थी ना ही चोरी करने की, मतलब उसकी इच्छा नहीं थी और ना ही चोरी करने की इच्छा थी, और उसकी संस्कृति ने उसको ऐसा करने के लिए नहीं कहा गया था। ध्यान दीजिएगा, जीन पियाजे ने कहा था कि अगर बालक कोई भी नैतिक विकास या नैतिकता का काम कर रहा है तो उसके पीछे उसकी 2 चीज़ें होती थी, या तो उसकी इच्छा होती थी या फिर उसकी संस्कृति होती थी, है ना। अगर हमारी इच्छा है, संस्कृति है, तब हम कोई नैतिक कार्य करेंगे। तो ये कहा था जीन पियाजे ने। लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो चोरी कर रहा था हिंज, तो कोहल वर्ग ने देखा ना उसकी इच्छा चोरी करने की थी और ना ही उसकी संस्कृति में ऐसा कुछ था। आगे बात करते हैं। तो पियाजे ने अपने नैतिक विकास में बताया था कि बच्चे के अंदर नैतिक विकास या उसकी संस्कृति के माध्यम से आता है या उसकी इच्छा होती है, तब वो नैतिक विकास को समझता और सीखता है। लेकिन अब कोहल वर्ग सोच रहे हैं कि हिंज के बारे में देखता है कि हिंज ने तो मजबूरी में चोरी की थी, और तो इन्होंने देखा कि भाई जो जीन पियाजे का सिद्धांत है यहाँ पे वो फॉलो नहीं हो रहा है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत को 2 भागों में बांटा, नैतिक दुविधा और नैतिक तर्कणा के बारे में। इन्होंने 2 कॉन्सेप्ट दिए। तो ध्यान देते हैं हम। अब नैतिक दुविधा क्या होती है, नाम से जाहिर है दुविधा हो रही है, हमें करना है कि नहीं करना है। जब हम
सही और गलत को चुनने में संघर्ष कर रहे होते हैं तो वो नैतिक दुविधा होती है। मतलब हमें ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि हिंज था कि जब हिंज दवाई के लिए पैसे नहीं जुटा पाता है तो वह अपने नैतिक मूल्यों के साथ संघर्ष कर रहा होता है, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो पुलिस उसे पकड़ लेगी, दंड देगी और उसकी पत्नी भी क्या हो जाएगी, मर जाएगी, है ना। तो वो कंफ्यूज था कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। दूसरे शब्दों में ये कहें हम कि सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल जो चिंतन होता है उसको ही नैतिक दुविधा कहते हैं। अब बात करते हैं नैतिक तर्कणा की। नैतिक तर्कणा क्या होती है? सही और गलत के प्रश्न के बारे में एक को चुनना। अब क्या हमने चुन लिया है कि हमें जो करना है, चाहे सही तरीके से करें चाहे हम गलत तरीके से करें, हमें वो करना है। तो ये क्या होती है? नैतिक तर्कणा होती है। फिर अंत में क्या हुआ? हिंज ने सोच लिया कि नहीं, हमें चोरी करना है, अपनी पत्नी की जान हमें बचाना है। तो ये क्या होता है? नैतिक तर्कणा होती है और नैतिक दुविधा होती है। अब इसके आधार पर कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के स्तर को 3 भागों में विभाजित किया। ध्यान दीजिएगा। पहला क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 4 से 10 वर्ष की आयु में होता है। दूसरा है रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 10 से 13 वर्ष की आयु में होता है। तीसरा है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो कि 13 वर्ष से ऊपर की आयु में होता है। तो इन्होंने ये 3 स्तर दिए और सभी स्तर को 2-2 भागों में आगे चल के इसको विभाजित किया, जिसके बारे में आपको हम बताएंगे। तो बात करते हैं पहले स्तर की। तो पहले स्तर में इन्होंने बताया कि बच्चा कोई भी नैतिक कार्य कर रहा है तो वो किसी दंड के कारण या किसी प्रलोभन के कारण या भय के कारण करता है। मतलब कि उसको पता नहीं है क्या सही है क्या गलत है, बस वो दूसरों के द्वारा बताए गए चीज़ों को करता है। यहाँ पर उसका नैतिक विकास जो होता है शून्य होता है। तो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि नैतिक विकास बालक का शून्य कब होता है? तो वो पहली अवस्था में, पियाजे की पहली प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर में उसका जो नैतिकता का स्तर होता है वो शून्य होता है। अब बात करेंगे दूसरी की हम। तो रूढ़िगत नैतिकता का जो स्तर होता है दूसरी अवस्था, जिसमें 10 से 13 वर्ष की आयु होती है, उसमें बालक क्या करता है? समाज के नियमों को पालन करता है कि जो चीज़ें समाज में बनाई गई है हमें उसका पालन करना है, वो सही होंगी और उसको फॉलो करता है वो, है ना। तो यहाँ बात होगी समाज की। लेकिन जब तीसरा स्तर होता है वहाँ पे बच्चे को जो नैतिकता होती है वो परिपूर्ण हो जाती है, पूर्ण रूप से विकसित हो जाती है। अब यहाँ बच्चा क्या अपने बारे में सोचता है, उसको समाज की चिंता होती है लेकिन वो अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। वो सोचता है कि हाँ ये समाज के लिए सही है, गलत है, लेकिन हमें अपने लिए अच्छा करना है। जैसे कि आपने एक एग्जाम्पल पढ़ा होगा कि एक कर्नल हैं जो कि जानते हैं कि टैक्स देना कंपलसरी है, गवर्नमेंट को देना चाहिए टैक्स, लेकिन वो सोचते हैं कि अगर हम टैक्स देंगे तो सरकार क्या है, भ्रष्ट है और सरकार उनके पैसे खा जाएगी। तो इसलिए वो क्या करते हैं? अपने टैक्स को बचाने का प्रयास करते हैं। तो वो कौन सी अवस्था में है? तीसरी अवस्था में है कि वो जानते भी हैं कि ये चीज़ गलत है लेकिन वो अपने लिए कर रहे हैं काम। तो ये बात होती है कोहलबर्ग के 3 नैतिक विकास के स्तर की। अब तीनों के बारे में अच्छे से हम जानेंगे आगे हम। तो बात करते हैं पहले स्तर की, प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, या हम कहें प्राक परंपरागत नैतिकता का स्तर, जिसकी आयु क्या है? 4 से 10 वर्ष है। अब ध्यान दीजिएगा, इसमें महत्व देते हैं किसका? अनुशासन का, कि बच्चा जो भी कार्य करता है अनुशासन में करता है, डर के मारे करता है। और इसमें जो बालक का नैतिकता का स्तर होता है वो निरपेक्ष होता है, एब्सोल्यूट होता है। ठीक है। अब कोहलबर्ग ने इसको बांटा है 2 भागों में। कौन कौन से भाग हैं भाई? तो पहला हमारा भाग है दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता, और दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या व्यक्तिगता और विनिमय। तो अब जानेंगे पहले बारे में, दंड और आज्ञा पालन। तो इसमें बात करते हैं दंड और आज्ञा पालन में। तो आज्ञा पालन दंड के भय पर आधारित होता है कि बच्चा क्या है, वो कार्य कर रहा है क्योंकि वो डर रहा है। और इसमें बालक की जो नैतिकता होती है, हमने पहले बताया था, शून्य होती है। उसको वास्तविक ज्ञान नहीं पता होता है कि नैतिकता क्या होती है। आगे बात करते हैं हम। इस अवस्था में बच्चे की जो नैतिकता होती है बिल्कुल शून्य होती है, उसका अभाव होता है। इस अवस्था में बच्चा अपने आप को कठिनाई से बचाने की प्राथमिकता देता है। मतलब बच्चा क्या है, सोचता है कि हम इस मुसीबत से निकल आएँ, बच के निकल आएँ, उस पर वो प्रायोरिटी देगा, बाकी चीज़ सोचेगा नहीं क्या गलत है क्या सही है, उसको कुछ भी नहीं पता है।
तो कोहलबर्ग के विचार के अनुसार बालक द्वारा मान्य व्यवहार अपनाने का कारण पुरस्कार होता है या फिर दंड से बचना होता है। बच्चा कोई भी कार्य कर रहा है तो सोचता है कि अगर हम ये कार्य करेंगे तो हमें कुछ पुरस्कार मिलेगा, या फिर ये सोचता है कि ये हम कार्य नहीं करेंगे तो हमें दंड मिलेगा। तो पुरस्कार के लालच में और दंड के भय से वो कार्य करता है। तो यहाँ पे इसको क्या कहा गया है? दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि समाज में बड़े या माता पिता नियमों का एक निश्चित मूल्य का समूह देते हैं। मतलब क्या है कि माता पिता ने जो हमें मूल्य दिए हैं हमें उनका ही फॉलो करना है, वही सही है, भले पता नहीं हमको क्या करना है, ठीक है, हमें उनका फॉलो करना है। बच्चे के अनुसार उसे इस नियमों का पालन करना ही होगा, अगर वो पालन नहीं करेगा तो उसको क्या होगा? उसको दंड मिलेगा, बच्चा ये सोचता है। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि हम बात कर रहे हैं हिंज की, तो हिंज के चोरी करने पर बच्चे का यह सोचना कि हिंज का चोरी करना गलत था, क्योंकि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सज़ा मिलेगी। अब यहाँ बात हुई सज़ा की, है ना, तो यहाँ पर अगर क्या था कि वो चोरी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो ये हमारा क्या हुआ? दंड और आज्ञा पालन उन्मुखता हुआ। अब बात करेंगे हम दूसरी की, तो दूसरा क्या है? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या फिर व्यक्तिकता और विनिमय। अब इसमें क्या है? बच्चा दूसरों की आवश्यकता के अनुसार कार्य करता है। जैसे बात करते हैं आवश्यकता की, इस अवस्था में बच्चा अपनी आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहता है। पहले तो अपनी आवश्यकताओं को सोचेगा, फिर दूसरे के बारे में। पहले बात करते हैं इसकी, तो इसमें क्या होता है कि दूसरों के अधिकारों को भी समझने लगता है। मतलब बच्चा खुद की तो आवश्यकताओं को समझ रहा है, साथ में दूसरों के बारे में भी सोचने का प्रयास करता है। इन्हीं विचारों की वजह से वह दूसरों की आवश्यकताओं को पूरा करने का प्रयास पर समझौता करने के लिए तैयार हो जाता है। उदाहरण, जैसे कि छोटा एग्जांपल लेते हैं, यदि बच्चे को बोला जाए कि तुम मेरी पीठ पर खुजली करो, मैं तुम्हारी पीठ पर खुजली करूँगा, तो इससे क्या होता है? बच्चा मान जाता है, क्योंकि क्या है, वो खुद को भी देख रहा है और दूसरों को भी देख रहा है कि हमको भी लाभ हो रहा है, उसको भी लाभ होगा। तो यहाँ पे क्या है? बच्चा चीज़ों को मान जाता है और कार्य करता है। इस अवस्था में बच्चा सोचता है जैसे को तैसा, अगर हम उसके लिए अच्छा कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए अच्छा करेगा, अगर हम उसके लिए बुरा कर रहे हैं तो वो भी हमारे लिए बुरा करेगा, ऐसी उसके अंदर थिंकिंग होती है। ये क्या होता है? साधनात्मक सापेक्षता उन्मुखता या व्यक्तिकता और विनिमय। बात हो रही विनिमय की, जैसा को तैसा, जैसा हम करेंगे वैसा वो करेगा, या जैसा हम कर रहे हैं वैसा वो करेगा, है ना, ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। आगे बात करते हैं, तो उसका मानना यह होता है कि जैसा व्यवहार सामने वाला उसके साथ कर रहा है वैसा ही व्यवहार वह उसके साथ करेगा। इस अवस्था में बच्चे अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूर्ति के आधार पर काम करते हैं। मतलब जो हमारी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति होनी चाहिए। तो इस स्तर पे बच्चे का जो नैतिक चिंतन होता है वो कैसा होता है? वो होता है स्व केंद्रित होता है। भाई नोट करते रहिएगा, बच्चे का जो चिंतन होता है वह स्व केंद्रिता होता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, इसके आधार पर होता है। अब एग्जाम्पल की बात करते हैं, यदि किसी बच्चे को यह बोला जाता है कि राम के बच्चे भूखे थे इसीलिए राम ने चोरी की, उस बच्चे के अनुसार यह राम ने सही किया। अब क्या है? बच्चा सोचेगा कि भूख लगी है तो जरूरी है खाना खाना। अब यहाँ पे वो दंड और आज्ञा से निकल के बाहर आ चुका है। अब वो उस अवस्था में नहीं है कि वह दंड के मारे डर जाएगा कि चोरी करना गलत है, ऐसा कुछ भी नहीं। भाई भूख लगी है तो वो बच्चा भोजन खाएगा या उसके पिताजी चोरी करके लाएंगे, क्योंकि उसका बच्चा क्या है? भूखा है। अब यहाँ पे बच्चे का जो चिंतन है वो क्या है? स्व केंद्रित है, वो अपने बारे में सोच रहा है, ठीक है। तो ये बात होती है पहले नैतिक स्तर की, जहाँ पे उसको दो भागों में बांटा गया है। अब बात करते हैं हम आगे तीसरे की। तीसरा यानी कि दूसरा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसको बांटा गया है, जिसकी अवस्था है 10 से 13 वर्ष की। अब ध्यान दीजिएगा इसमें क्या है। तो पहले वाले में ये था कि बच्चा आज्ञा से, डर से, भय से और दंड से चीज़ें करता था, है ना। अब यहाँ पे क्या है? चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं। तो पहला पॉइंट क्या है? माता पिता के दिए हुए ज्ञान में परिवर्तन का प्रारंभ होना शुरू हो जाता है, ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है कि क्या है। पहले तो बच्चा था कि डर के मारे करता था, पिता ने बोला है, माता ने बोला है तो करना चाहिए, हमें बस करना है। लेकिन यहाँ पे क्या है? वो चीज़ों को जानता भी है कि इसके पीछे तर्क क्या है। माता पिता बताने का प्रयास भी करते हैं कि अगर ये काम करोगे तुम्हें बेनिफिट मिलेगा। उस अवस्था में क्या था? मान लीजिए बच्चा क्या छोटा सा है, घर में मेहमान आता है तो क्या जाता है? पैर छूता है ना, या नमस्कार करता है, तो जानता है कि अगर हम नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे तो हमें पैसे मिलेंगे या पुरस्कार मिलेगा, हमें गिफ्ट मिलेंगे। लेकिन अब यहाँ क्या है? बच्चा थोड़ा बहुत जानने लग गया, प्रयास करता है कि नहीं, हमें सम्मान करना चाहिए, हमें उनका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बड़े हैं या जो भी हैं बुजुर्ग हैं। अब बात करते हैं आगे।
तो अगला है व्यक्ति के आचरण पर बाहरी नियंत्रण। यहाँ पर बच्चे का जो नियंत्रण होता है, बच्चे के जो आचरण का नियंत्रण होता है वो दूसरों के माध्यम से होता है, चाहे उसका समाज हो चाहे वो परिवार हो। जैसा परिवार और समाज बताएगा वैसे ही बच्चा करने का प्रयास करेगा। लेकिन किंतु ध्यान दीजिएगा, जिनकी बच्चों की जो अभिप्रेरणा होती है वो आंतरिक ही होती है यहाँ पे, है ना। अब इसको बात करते हैं आगे सिद्धांत की। तो इस सिद्धांत को आगे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है अच्छा लड़का या अच्छी लड़की, यहाँ पे अच्छी होगी, हाँ, अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। और दूसरा है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता या प्राधिकरण और सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्मुखता। तो पहला वाला क्या है, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की बनने की उन्मुखता। नाम से जाहिर हो रहा है कि बच्चा अपने आप को दिखाना चाहता है कि हम अच्छे हैं। कभी कभी देखा होगा कि बच्चे, छोटे छोटे बच्चे आके पीछे पीछे टहलते रहते हैं कि भाई हमें काम दे दो, हमें ये काम करना है, हमें वो काम करना है। वो दिखाना चाहता है कि हाँ हम काम कर सकते हैं, हमारे भी परिवार में कुछ रोल है, हम भी काफ़ी इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना। तो प्रयास करता है दिखाने का। वो बात करते हैं इस सिद्धांत की हम। तो इस अवस्था में नैतिक व्यवहार वह समझा जाता है जो दूसरों को पसंद करे और दूसरों को स्वीकृत हो। इस अवस्था में बच्चा दूसरों की नज़रों में सिद्धि पाने की सोचता है कि हमें उनकी नज़रों में अच्छा दिखना है। दूसरों की नज़रों में अच्छा दिखने के कारण इस अवस्था को क्या कहते हैं, अंतर्वैयक्तिक संबंध। इस अवस्था को हम ये भी कहते हैं अंतर्वैयक्तिक संबंध भी कहते हैं, नोट कर लीजिएगा। इस अवस्था को अंतर्वैयक्तिक संबंध भी कहते हैं। तो ये क्या होता है, इस अवस्था में बच्चा अच्छा दिखना चाहता है जिसके कारण वो कार्य करता है। अब अगला देखते हैं कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता। ये क्या होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता में। तो इस अवस्था में बच्चा समझने लगता है कि सामाजिक प्रक्रियाएं व्यक्ति द्वारा अपनी इच्छा से कानून का सम्मान करने पर निर्भर करती हैं। इस अवस्था में बच्चा चीज़ों के सम्मान और सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भावना विकसित होती है। अब वो चाहता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं हमें उसका पालन करना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है ना। इस अवस्था में बच्चा मानता है कि समाज में जो नियम बनाए गए हैं, जो मूल्य बनाए गए हैं या जो भी व्यवस्था की गई है वो क्या है, वो बच्चा मानेगा। इस अवस्था में इस बात सोचता है कि भले ही कोई दूसरा कानून को ना माने लेकिन हमें कानून को मानना है और नियमों को ध्यान देना है। बच्चा समाज के नियमों को ध्यान में रखकर निर्णय लेगा क्या सही है और क्या गलत है। ये बात होती है कानून और उन्मुखता की। तो कानून का अर्थ ही होता है नियम, यानी कि जो समाज के द्वारा नियम बनाए गए बच्चा उनको फॉलो करता है भले ही दूसरा फॉलो नहीं कर रहा हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे मान लीजिए एक बच्चे के पिताजी हैं, वो रेड लाइट को क्रॉस कर रहे थे तो उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। तो अब उसके बाद बच्चा क्या है, बच्चा चीज़ों से डर गया है, अब वो रेड लाइट को क्रॉस नहीं कर रहा है। लेकिन साथ में वो भी ये चीज़ जानता है कि नहीं, ये रेड लाइट में रोड को क्रॉस करना गलत होगा क्योंकि ये जो समाज के नियम है उसके विरुद्ध है ना। यहाँ पे ये अवस्था होगी कि बच्चा नियमों को जान गया है और फॉलो नहीं कर रहा है, भले ही वह डर के मारे कर रहा हो। डर के मारे तो पहले करता था लेकिन अब क्या है, वो नियमों को जान गया है। तो ये होता है कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, जिसको हम सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए उन्मुखता कहते हैं। बच्चा सामाजिक नियमों को बनाए रखने का प्रयास करेगा, ये सामाजिक व्यवस्था होती है। आगे हम बात करेंगे तीसरी अवस्था की, जहाँ पर बच्चे का जो नैतिक विकास है परिपूर्ण हो जाएगा। बच्चा क्या है, अच्छे से अपने नैतिक विकास को चिंतन करेगा और चीज़ों को अच्छे से स्वीकार करेगा, साथ में ये भी जानेगा कि ये समाज के लिए अच्छा है बुरा है, लेकिन वो अपने लिए भी कुछ उसको सोचने का प्रयास करेगा। जैसे कि हम बात करते हैं, इसको बांटा गया 2 भागों में। पहला है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता और दूसरा है सामाजिक सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तब बात करते हैं पहले वाले की, सामाजिक अनुबंध उन्मुखता। इस अवस्था में जो बच्चा होता है किशोर बन जाता है। तो किशोरों का मानना होता है कि जो भी नियम लोगों के भले के लिए बनाए गए हैं, परंतु अगर उन नियम से किसी के व्यक्तिगत मूल्यों का नुकसान होता है तो नियम को हम तोड़ भी सकते हैं, है ना। यहाँ पे जो इसके पहली जो अवस्था थी उसमें क्या थे, नियम जो बनाए गए थे वो कठोर थे, लेकिन जो यहाँ जो नियम है वो फ्लेक्सिबल है, हम उनको परिवर्तित भी कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए
हमने अभी एग्जांपल लिया था एक बच्चे का कि बच्चे के पिताजी क्या थे, रोड क्रॉस कर रहे थे, रेड लाइट को क्रॉस कर रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो गया। तो बच्चे ने सोचा कि हमें रेड लाइट नहीं क्रॉस करनी है क्योंकि पिताजी का एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन अब यहाँ पे बच्चा सोचेगा कि नहीं, अगर हम रेड लाइट क्रॉस करके आगे जाएंगे तभी उनको हम बचा पाएंगे, है ना, वरना फिर वो क्या होंगे, उनको चोट लगी है वो और घायल हो जाएंगे, है ना। अब यहाँ पे क्या है, बच्चा अपने नियमों को परिवर्तित कर रहा है, भले जानता है कि ये समाज में ये काम गलत है लेकिन वो करने का प्रयास करेगा, नियमों को बदलेगा। तो ये होता है सामाजिक अनुबंध उन्मुखता, जहाँ पे जो नियम होते हैं वो फ्लेक्सिबल होते हैं, समाज के नियमों को हम परिवर्तित भी कर सकते हैं अपने चिंतन के हिसाब से। आगे हम बात करते हैं सार्वभौमिक नैतिकता का सिद्धांत। जैसे अभी हमने एग्जांपल लिया था एक कर्नल के बारे में जो टैक्स देना चाहते थे, है ना, लेकिन नहीं दे पा रहे थे क्योंकि सोचते थे सरकार उनका पैसा खा जाएगी। तो बात करते हैं सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत के बारे में। तो इस अवस्था में जो बच्चे का जो नैतिक विकास होता है उसका अंतःकरण होता है। बच्चा अब खुद के बारे में सोचेगा, वो उसका नैतिक विकास क्या हो चुका है, परिपूर्ण हो चुका है, वो अंतःकरण की ओर अग्रसित होगा। अब बच्चे का आचरण दूसरों की प्रतिक्रियाओं को विचार करने के बिना आंतरिक आदर्शों के द्वारा होता है। अब क्या है, वो दूसरों को फॉलो नहीं करेगा, दूसरों के नियमों को नहीं देखेगा, वो खुद को देखेगा। वो यहाँ किशोर दूसरे के विचारों और नैतिक प्रतिबंधों से स्वतंत्र होकर अपने आंतरिक मानकों के अनुरूप कार्य करता है। क्या ये हमारे लिए सही है, तब वो काम करेगा वो। तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के चरणों को सार्वभौमिक तथा अपरिवर्तनीय माना है, अर्थात यह पदों का एक ऐसा क्रम है जो सभी लोगों के लिए समान रहता है। इस अवस्था में किशोर मानवीय मूल्यों को ध्यान में रखकर सोचते हैं। इस अवस्था में किशोर न्याय, गरिमा, समानता और मानव अधिकारों को मुख्य मानते हैं। तो ये बात हुई क्या, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता के स्तर की। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें हम पूरे तीनों स्तरों को लेके बताते हैं। जैसे कि मान लीजिए एक बच्चा है या एक बालक है या एक लड़का है, कुछ भी है, वो जा रहा है रोड पर, तो उसने देखा एक छोटी सी लड़की जा रही है, मतलब लड़की जा रही है, तो उसने सोचा कि लड़की को परेशान करेगा, छेड़ेगा, है ना। तो पहले में तो उसने ये सोचा। अब क्या है, ये पहली अवस्था है उसकी कि उसने ये चीज़ सोचा हुआ है कि हमें क्या करना है। लेकिन जब बच्चा सोचेगा कि नहीं ये समाज के लिए ख़राब है, उसको बुरा लगेगा, या समाज सोचेगा, समाज जब जानेगा तो मैं एक काम कर रहा हूँ, किसी लड़की को मैंने परेशान किया, तो वो क्या सोचेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या है, बच्चा दूसरी अवस्था में सोच रहा है, दूसरे स्तर में सोच रहा है। लेकिन तीसरे स्तर में क्या होगा कि बच्चा खुद जान जाएगा। बच्चा जब जा रहा होता है तो पलट के वापस आ जाता है, नहीं यार हमें ये काम नहीं करना है क्योंकि ये हमको भी नहीं अच्छा लगेगा, है ना। अब ये क्या होता है, हमारा नैतिकता के तीनों स्तर हमारे कंप्लीट हो गए। तो अब हमें लगता है कि आपने बेहतर तरीके से अच्छे से समझा होगा। अब हम बात करेंगे प्रैक्टिस की, क्योंकि अब जानते हैं प्रैक्टिस हम जितनी अच्छे से करेंगे उतना हमें चीज़ें अच्छे से आएंगी। तो अगर आपको ये अच्छा लगा है वीडियो तो पूरा देखिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर कमेंट करेंगे तभी हम जान पाएंगे कि आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा हुआ है। तो अब बात करते हैं पहले प्रश्न की, ध्यान से पढ़िए, काफ़ी बढ़िया प्रश्न है। एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है कि हिंज को दवाई की चोरी नहीं करनी चाहिए। देखो, अब वो दवाई की चोरी करने के लिए मना कर रहा है, शायद उसके अंदर भय है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो ब्रैकेट में लिखा हुआ है, वह दवाई जो उसकी पत्नी की जान बचाने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि यदि वह ऐसा करता है तो उसे पकड़ा जाएगा, उसके अंदर भय तो है, और उसे जेल भेज दिया जाएगा। दंड के बारे में सोच रहा है। तो कोहलबर्ग के अनुसार वह बच्चा नैतिक समझ की किस अवस्था में होगा, तो भाई किस अवस्था में होगा, तीसरी अवस्था में। दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। अगर आपने लेक्चर लिया होगा समझ में आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सी लॉरेंस कोहलबर्ग या कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित नैतिक विकास की अवस्थाएं हैं। तो भाई अवस्थाएं आपने अच्छे से पढ़ी थी, जो तीनों स्तर के 3 स्तर थे हमारे, और 3 स्तर की 2 भागों में बांटा था। तो ये क्या थे, ये अवस्थाएं थी। तो कितनी अवस्थाएं थी, 6 अवस्थाएं थी। अब आपको बताना है इसमें से कौन सी अवस्था कोहलबर्ग के सिद्धांत की है। तो पहला प्रसुप्ति अवस्था तो नहीं था, दूसरा है सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, ये तो था, आपने पढ़ा था, और मूर्त अवस्था तो भाई जीन पियाजे की है। उद्योग बनाम अधीनता अवस्था ये भी नहीं थी, यहाँ पे दूसरा वाला विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। बात करते हैं कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान की। तो हमने बताया था आपको कि कोहलबर्ग ने
जो पियाजे थे उनके पियाजे के संज्ञानात्मक विकास या उनके नैतिक विकास पर बल दिया था, उसके आधार पर ही अपने सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। अब देखते हैं हम ऑप्शन। तो पहला क्या कह रहा है, उनके सिद्धांत में संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग समर्थन किया था। इन्होंने कहा था कि बच्चे में जब नैतिक विकास होता है तो संज्ञानात्मक विकास भी साथ साथ होता रहता है। कि बच्चे का जब संज्ञानात्मक विकास बढ़ेगा तभी उसका नैतिक विकास भी बढ़ेगा, क्योंकि इन्होंने जो सिद्धांत बताया था उस सिद्धांत में संज्ञानात्मक विकास को अच्छे से पढ़ा था, तभी इन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत बनाया था। तो ये विकल्प क्या होगा, सही होगा, बाकी विकल्प हमारे गलत होंगे। आगे बढ़ते हैं हम। अगला प्रश्न ध्यान से देखिएगा भाई, 24 नंबर। किसी बच्चे का दिया गया विशिष्ट उत्तर कोलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। अब बच्चा क्या है, वो खुद को दिखाना चाहता है कि हम क्या हैं, अच्छे हैं। आपको याद होगा हमने बताया था, लिखा है यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे। बच्चा खुद को ईमानदार दिखाना चाहता है क्योंकि उसके माता पिता उस पर गर्व करेंगे। तो बच्चा कौन सी अवस्था में होगा? बच्चा होगा अच्छा लड़की और अच्छा लड़का अनुकूलन, यानी कि अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास में। तो ये तीसरा विकल्प यहाँ पे सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है कोहलबर्ग, काफ़ी ईजी है। तो कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए थे भाई, क्या होगा, नैतिक विकास के चरण। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला है कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत, यानी कि जो पहला स्तर था, पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरह प्रवृत्त होगा? तो आपको याद था उसने किसके बारे में बात कही थी? दंड के बारे में और आज्ञा के बारे में। यहाँ देखिएगा, तो यहाँ पे अंतिम जो चौथा पॉइंट है, चौथा ऑप्शन है, वो सही होगा, क्योंकि अंतर्निहित संभावित दंड के कारण यहाँ पे वो डिसीज़न लेता है। यहाँ पे चौथा विकल्प सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन से स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में बताते हैं? बता रहे भाई कि नैतिकता की अनुपस्थिति है, बच्चे के अंदर नैतिकता शून्य है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, उसका पहला स्तर होगा। यहाँ पे सी विकल्प क्या होगा, सही होगा। आगे बढ़ते हैं हम। तो अगला प्रश्न है कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। तो ऑप्शन देखते हैं हम। पहला है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देकर। नहीं भाई, बच्चों को हम कठोर निर्देश नहीं कर देंगे कि भाई ये बड़ों की आज्ञा मानो वरना तुम्हें दंड मिलेगा, है ना। तो ये तो गलत हो गया भाई, बच्चा ऐसे डर जाएगा। धार्मिक शिक्षा को महत्व दे के भाई बात नैतिकता की हो रही, धार्मिक शिक्षा की बात कहाँ से आ गई भाई, ये गलत हो गया। तीसरा है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर। भाई नियमों का अगर आप स्पष्ट कर दोगे तो बच्चा क्या है, बाध्य हो जाएगा। बच्चों को हमें बाध्य नहीं करना है, यहाँ पे ये भी नियम गलत हो गए। अंतिम क्या है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। ये सही हो सकता है क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, चीज़ों पर चर्चा कर रहा है और सीख रहा है। तो यहाँ पर डी विकल्प क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पे हमारा जो पूरा लेक्चर था ये कंप्लीट हो गया। अगर आपने कोहलबर्ग का लेक्चर लिया है, साथ में वाइगोस्की का और जीन पियाजे का लेक्चर लिया है, तो यकीनन मानिए आप 3 से 4 नंबर के जो प्रश्न एग्ज़ाम में आने वाले हैं आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। काफ़ी बढ़िया तरीके से बताया, समझ में भी आया होगा आपको। अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और साथ में इसको शेयर भी कीजिएगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।